वेलकम फ्रेंड टर्मिनल क्लासेज। स्वागत है आपका टर्मिनल क्लासेज में। मैं सागर कुमार, टीचर ऑफ जीएस एंड साइंस। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी प्रोटी की वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों कल का जो वीडियो था हमने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रूल होते हैं उन्हीं पर बात किया था। चलिए दोस्तों उस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, हमारे देश को एफोर्डेबल रूप से, सामान्य रूप से या बढ़िया रूप से रन करने के लिए कुछ रूल बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ। और उन रूल को एक बुक में कलेक्शन कर दिया गया पॉइंट वाइज। उसी बुक को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे हमको अगर कोई बहुत सा लंबा नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सारी बातों को पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, उन सारी बातों को हम पॉइंट वाइज लिख दिए। वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल होते हैं? 395 आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? 395। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद से हमारे पास समस्या क्या होने लगा था दोस्तों, कि दुनिया में बहुत से अलग अलग घटनाएं होने लगे हैं और हमको उन घटनाओं को निवारण के लिए हमको किसको खंगालना पड़ता था? कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई हमको मर्डर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ो भाई। चोरी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ो भाई। रेप कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ो भाई। हर चीज के लिए लोग किसको ढूंढने लगते थे? और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें नहीं बनाई गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को देश की आजादी के समय देश को कैसे चलाया जाए इसके हिसाब से बनाया गया था। इसके हिसाब से बाद में आने वाले समय में इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने क्या किया? 3 ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड किया। आने वाले समय में हमने क्या किया? 3 ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड किया। देखते हैं वो दोस्तों है जो पहला हिस्सा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा हिस्सा आता है दोस्तों? सीपीसी। क्या दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिविल प्रोसीजिंग कोड। सिविल प्रोसीजिंग कोड। नेक्स्ट हिस्सा आता है दोस्तों सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। और एक आता है हमारा इंडियन पिनल कोड। तो ये है क्या दोस्तों, समझ लेते हैं। यदि कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है, कोई क्या करता है? ऑफेंस मतलब अपराध। ऑफेंस मतलब अपराध करता है तो उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पनिश करने के लिए एक अलग से रूल बनाए गए। उस रूल को हम क्या कहते हैं? इंडियन पिनल कोड कहते हैं। इसमें केवल क्या दिया गया है दोस्तों? केवल पनिश का रूल दिया गया है। क्या दिया गया है? और ऑफेंस का डिफिनीशन दिया गया है। अब कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर की एक डिफिनीशन बनाया गया है कि मर्डर किसे कहेंगे। मर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को पकड़कर गले दबा दे, किसी को गोली से मार दे तो सिर्फ ये भी मर्डर नहीं है। मर्डर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक आदमी जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसको हम खबर देते हैं कि आपका लड़का मर गया और वो हार्ट अटैक से मर गया। वो हार्ट अटैक से ना ही हमको उसने गोली मारा और ना ही हमने उसको गला दबाया, लेकिन वो मर गया। यहाँ भी सेम मर्डर की अटेम्प्ट लगेगा। उसको जो आदमी ऐसा किया होगा उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर तो 302 ही लगाएंगे हम। तो आईपीसी में क्या किया गया है दोस्तों? ऑफेंस का डिफिनीशन दिया गया है। किस अपराध की परिभाषा क्या है? रेप किसे कहते हैं, कि रेप क्या है, इसकी परिभाषा किसमें मिलेगी? आईपीसी में मिलेगी। अब कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढे मर्डर किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 ब्रॉड हिस्से में बांटा गया है। तो एक जो लास्ट वाला हिस्सा है दोस्तों, ये आईपीसी है। ये क्या बताता है कि ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है और वो ऑफेंस के लिए किस रूल की तरह उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ये कौन बताता है? आईपीसी। मतलब आईपीसी है क्या? तो ऑफेंस का कलेक्शन। ऑफेंस का कलेक्शन ऑफेंस है क्या? इसमें टोटल 511 है। इसमें कितने आईपीसी हैं? 511। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी तरह आईपीसी में भी बहुत से पॉइंट लिखे गए हैं। आईपीसी में भी बहुत से पॉइंट लिखे गए हैं। इन सारे पॉइंट को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उर्दू में क्या कहते हैं? दफा कहते हैं। क्या कहते हैं? दफा कहते हैं। अक्सर फिल्मों में सुनते हैं कि दफा 302 के तहत, धारा 307 के तहत, और कोई बढ़िया मूवी देखते हैं तो कहता है यू विल बी अरेस्टेड सेक्शन 302, द कोर्ट इज क्लाइंट अंडर 702 सेक्शन बोला जाता है। तो सेक्शन, धारा, दफा और फारसी की बात करें तो तारीखे हिंद, तारीखे, ये सब का मतलब एक ही चीज होता है, आईपीसी के पॉइंट। तो इस तरह के टोटल 511 आईपीसी है। मतलब आईपीसी में 511 अपराधों को बताया गया है। कितने अपराधों को? कोई भी आदमी यदि इन ऑफेंस को करता है तो पुलिस क्या करती है? जिस आदमी को पकड़ती है उसके ऊपर यही आईपीसी क्या कर देती है? लगा देती है चार्ज एफआईआर शीट में। जैसे हमने किसी को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? पुलिस आएगी
आएगी, मुझे पकड़ेगी और मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगा देगी? 302। हम आगे की जो भी प्रक्रिया होगी मेरे ऊपर 302 के तहत सही होगी। तो आशा करता हूँ आपको आईपीसी समझ में आ गया होगा। आईपीसी समझ में, आईपीसी है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनाया गया है जो क्या करता है? ऑफेंस को डिफाइन करता है। क्या करता है? ऑफेंस को डिफाइन करता है। क्या करता है? डिफाइन करता है ऑफेंस क्या है और उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। क्लियर दोस्तों? बात करते हैं तो ये आईपीसी में जो ऑफेंस होते हैं, ये ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? एक होता है ऑफेंस मतलब होता है अपराध। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक कागजी अपराध और एक बिना कागजी अपराध। मतलब कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। आपको समझ में आ गया होगा। कागजी अपराध मतलब जिसमें कागज की लड़ाई हो, डॉक्यूमेंट की लड़ाई हो, और नॉन कॉग्निजेबल जिसमें डॉक्यूमेंट की लड़ाई। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। हमने किसी का रेप कर दिया, हमने किसी को मर्डर कर दिया, किसी का घर जला दिया, तो क्या किसी को मर्डर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? किसी का घर जलाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है? यानी इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत। ये ऑफेंस कौन सा ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो प्रक्रिया होती है उसकी सुनवाई सीआरपीसी के तहत किया जाता है। जितने भी ऑफेंस होते हैं और इनके अंतर्गत जो ऑफेंस आता है, अपराधी आता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कहा जाता है। अब एक आदमी है, वो किसी से पैसा लेकर भाग गया, या किसी का डॉक्यूमेंट चुरा लिया, किसी का जमीन हड़प लिया, तो उसे क्रिमिनल नहीं कहेंगे हम। क्रिमिनल उसी को कहा जा सकता है जो कौन सा ऑफेंस किया हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, उसी को हम क्रिमिनल कह सकते हैं। सबको क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं, वो भी केस कर देगा कि हमें क्रिमिनल कह दिए। तो क्रिमिनल किसे कहेंगे? जो कौन सा ऑफेंस करेगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसकी सुनवाई किसके तहत की जाती है? सीआरपीसी के तहत की जाती है। आशा करते हैं सीआरपीसी आपको समझ में आया होगा। मेन टॉपिक जो बचता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी। क्या है दोस्तों? सीपीसी। और सीपीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें ऐसे ऑफेंस की सुनवाई की जाती है जो कॉग्निजेबल हो। क्या हो दोस्तों? कॉग्निजेबल मतलब हमने किसी से शादी किया, हमें उसको तलाक देना है, तो ये भी एक ऑफेंस में ही आएगा। हमने उसको तलाक दे रहे हैं, या मेरी पत्नी है मेरे से चीट कर दी, मेरे को धोखा दे दी, ये भी उसका एक ऑफेंस है कि नहीं है? तो ये जो भी चीज करना है किस में आएंगे? कॉग्निजेबल में। एक मेरा भाई है, मेरा जमीन हड़प लिया, तो इसकी सुनवाई कैसे करेंगे? लाठी से करेंगे? डॉक्यूमेंट से होती है। अगर मेरे पास कागज होगा तो मिलेगा, कागज रहेगा बढ़िया रहेगा तो जीतेंगे, डॉक्यूमेंट बढ़िया नहीं रहेगा तो हारेंगे। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसकी सुनवाई किसमें होती है? सीपीसी, सिविल प्रोसीजिंग कोड। और इसकी जो कोर्ट होती है उसे सिविल कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल कोर्ट। अगर कोई एडवोकेट लिखा है एडवोकेट राम कुमार सिविल कोर्ट, ये मतलब वो किस मुकदमे का वकील है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो बात करेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें केवल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, उसमें मर्डर की, डकैती की, चोरी की कोई बातें नहीं आएंगी। क्या होंगी? उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। वो कौन सा ऑफेंस होता है? सिविल। आगे बात करते हैं जो सिविल लॉ होता है, सिविल कोड होता है, ये कुछ हिस्सों में इसको बांटा गया है। कुछ हिस्सों में इसमें हमको 3 तरह के लॉ मिलते हैं सुनने को। 3 तरह के क्या मिलते हैं? लॉ। सिविल जो लॉ होता है, सिविल प्रोसीजिंग कोड होता है, वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। पहला होता है एचएल मतलब हिंदू लॉ। 18 ये जो सिविल लॉ है ये 1856 से ही क्या किया गया है दोस्तों? और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिसे बना दिया है, हम आज भी उसी को ढो रहे हैं। अब इस पर कुछ चेंजिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद हो रहे हैं, बताते हैं क्यों। तो सीपीसी में 3 तरह के लॉ, पहले तो 2 तरह के लॉ हैं, आज सीपीसी में 3 तरह के लॉ हैं। आज सीपीसी में 3 तरह के लॉ हैं। पहला जो लॉ होता है उसे हम लोग हिंदू लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदू लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें हिंदुओं के लिए स्पेशल रूल बनाया गया है। हिंदुओं के लिए स्पेशल रूल बनाया गया है। जैसे में हिंदू में क्या किया गया है? हिंदू मैरिज रूल में क्या बताया गया है? तलाक को बहुत मुश्किल प्रक्रिया बताया गया है। इसमें पति पत्नी का 7 जन का रिश्ता बताते हैं लोग, और तलाक को काफी कठिन प्रक्रिया बताते हैं लोग। हिंदू लॉ में जो बाप का अधिकारी होता है वो कौन होता है? डायरेक्ट बेटा होता है, पुत्रियों को अधिकार हिंदू लॉ नहीं देता है। बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है दोस्तों? तलाक को बहुत इजी बनाया गया है। तलाक को बहुत
ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, रिश्ता नाता खत्म। कोई फेसबुक पर लिखकर भेज दिया तलाक तलाक तलाक, रिश्ता क्या हो जाएगा? कोई व्हाट्सएप पर लिख दिया ट्रिपल तलाक, मतलब उसका रिश्ता क्या हो जाएगा? खत्म। तो मुस्लिम लॉ में क्या बनाया गया है? ट्रिपल तलाक को बहुत ईजी बनाया गया है। वही जस्ट अपोजिट देखें तो हिंदू में क्या बनाया गया है? तलाक को बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है, जिसका फायदा लड़कियां उठा लेती हैं हिंदू में। मुस्लिम लॉ में देखें तो तलाक को बहुत सिंपल बनाया गया है, जिसका फायदा लड़के उठा लेते हैं। 2-3 महीने शादी हुआ, व्हाट्सएप पर लिख दिए ट्रिपल तलाक, जाओ अब तुम घर जाओ, अपने घर आते हैं। तो इस तरह से क्या था दोस्तों, एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इन दोनों को खत्म कर, इन दोनों को अब हिंदू लोग को भी खत्म किया जा रहा है और मुस्लिम लोग को भी खत्म किया जा रहा है। और इन सबके बदले क्या लाया जा रहा है? सिविल लॉ। क्या लाया जा रहा है? सिविल लॉ, जो सब पर एक बराबर लागू होंगे, जो सब पर क्या होंगे दोस्तों? अब जो तलाक का नियम है, अगर किसी को तलाक लेना है तो वो ना वो हिंदू लॉ के अंतर्गत ले सकता है, ना वो मुस्लिम लॉ के। अब कोई मुस्लिम लड़का हो, वो तलाक 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 लिख के भेजे, कुछ नहीं होगा। अब कोई हिंदू लड़की है, वो सोचे कि मैं पति को परेशान कर दूं, तलाक नहीं दे पाऊंगी, तो नहीं। अब क्या किया गया है? इन सारे प्रोसीजर को हटाकर एक नया तलाक का लॉ बना दिया गया है, जो क्या है? सिविल लॉ। ना वो हिंदू को फॉलो करेगा और ना ही वो मुस्लिम को। क्यों? तलाक को जड़ से खत्म भी नहीं किया जा सकता है। तलाक को जड़ से क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे कमीने लड़के होते हैं जिनके साथ कितनी भी शराफत वाली लड़कियां हो, वो जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं। ऐसे बहुत सी कमीनी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ कितना भी शरीफ लड़का हो, अच्छी जिंदगी नहीं गुजारा सकता है। क्योंकि अगर समझाने से बात लोग मान जाते हैं तो बांसुरी वाला कृष्ण कभी महाभारत होने नहीं देते। क्या? अगर लोग समझाने से समझ जाते हैं तो कृष्ण क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे। वो कभी भी महाभारत नहीं होने देते। तो इसके कारण तलाक भी क्या होता है? जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। तो अब कौन से तलाक का लॉ फॉलो किया जाता है? सिविल लॉ फॉलो किया जाता है। मुस्लिम में तलाक क्या था? बहुत इजी था, ट्रिपल तलाक बोल दो, खत्म। और हिंदू में 4 से 5 साल दौड़ते रह जाओगे। उस पर भी हिंदू लॉ में अपने पत्नी को तलाक देने पर क्या करना पड़ता था? अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देना पड़ता था। तो इसके कारण कोई देना भी नहीं चाहता था। लेकिन इन सबके बदले क्या बना दिया गया है? सिविल लॉ। तो और भी रूलों को सिविल लॉ में ट्रांसफर किया जा रहा है। और आने वाले समय में ऐसी मंशा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वैसा मानना है, लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? इसके विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं हमारी धार्मिक आस्थाओं को कुछ ठेस पहुंचेगी, ये पहुंचेगी कि हमारा रूल पहले से बना हुआ है। लेकिन ये दोस्तों अगर पॉइंट ऑफ द एंगल देखें तो सिविल लॉ क्या है? सही है। सिविल लॉ क्या है भाई? देश के एक नागरिक हो, इंडियन हो, तो सारे इंडियन सिटीजन के लिए क्या करना है? एक लॉ बनाओ। ये क्या हिंदू का लॉ या क्या मुस्लिम का लॉ? बात करते हैं इसी सिविल लॉ में प्रॉपर्टी लॉ भी आते हैं। कौन से आते हैं? प्रॉपर्टी का कोई बखेड़ा हो, अब कोई भाई है वो ज्यादा प्रॉपर्टी ले लिया, कोई कम कर लिया, कोई अपनी बहन को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो प्रॉपर्टी लॉ में भी कंडेम करके अब क्या किया गया है? सिविल लॉ में ही इसमें आता है। तो ये सब ऐसे ऑफेंस होते हैं या ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मार झगड़ा की जरूरत नहीं होती है। और इनकी सुनवाई किस कोर्ट में होती है? सिविल कोर्ट में होती है। और इस कोर्ट का, इस केस का सबसे बड़ा फायदा, सीपीसी में कभी भी आदमी को जेल नहीं हो सकता है। अब किसी को तलाक लेना है, तलाक दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको जेल। किसी का जमीन कोई हड़प लिया है, उसको जेल। किसी को कोई चीट कर दिया है, कोई जेल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? हम इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सर मेरे से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कराएं कि आप 2 साल तक इस कोचिंग में पढ़ा सकते हैं। हम जाके किसी और कोचिंग में पढ़ाने लगे, सर हम पर कार्रवाई कर सकते हैं कि आप 2 साल के लिए मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो आप सिर्फ मेरे ही यहाँ पढ़ाइएगा। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ते हैं तो सर कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे और मेरे ऊपर क्या चलेगा? सिविल केस चलेगा। क्या चलेगा? और सिविल केस में क्या होता है? कभी भी जेल नहीं हो सकती है। इसमें क्या होता है? लोगों को पनिशमेंट के तौर पर रुपया लगाया जाता है। अगर गलती पाया जाता है तो क्या लिया जाता है? जुर्माना। अगर हाँ जुर्माना नहीं दे पाता है, जुर्माना नहीं दे पाता, तब उसको जेल में डाला जाता है। जैसे हम विदाउट टिकट रेलवे में चले जाते हैं, विदाउट टिकट तो हमको टीटी पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। वो कौन सा केस होगा? सीपीसी केस होगा। हमने किसी का कोई वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से टिकट नहीं लेकर गए थे, अब जाकर रेलवे में किसी को गोली मार दे तो वो पकड़ेगा फिर सीआरपीसी में। क्यों? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहाँ किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जरूरत है, यानी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसमें टीटी क्या करेगा? मेरे से फाइन मांगता है। क्या मांगता है? तो फाइन दे देते तो टीटी क्या कर देता है? छोड़ देता है। और यही फाइन नहीं दिए तो चलो जेल में।
तो आशा करता हूँ आपको सीपीसी समझ में आया, सीपीसी समझ में आया। नेक्स्ट रूल क्या होता है, यदि हम कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे, किसी का घर जला दे, किसी को गला काट दे, चोरी कर दे, तो इसमें किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होता है, यानी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसमें क्या होता है, सीआरपीसी की तौर, और इसका सुनवाई किस कोर्ट में होता है, क्रिमिनल कोर्ट में होता है। किस कोर्ट में होता है, और इसी के साथ थब्बा लग जाता है आदमी के साथ कि दैट इज ए क्रिमिनल। इसमें कोर्ट में जब हमें कार्रवाई चलेगी तो मुझे कोई क्रिमिनल मुजमिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुजमिल। और इसमें क्या कहा जाता है, मुजरिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुजरिम। मुजरिम अभिषेक तिवारी। ठीक है, आशा करता हूं दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसी, कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसी। आपको आईपीसी के रोज 4-5 आईपीसी नए से मैं जरूर बताऊंगा। कल हमने कुछ आईपीसी को देखा था, आज कुछ नए आईपीसी को देखते हैं। आईपीसी क्या होता है दोस्तों, तो जब भी कोई आदमी ऑफेंस करता है, जब भी कोई आदमी, तो उस पर सजा चलाने के लिए, उस पर कोई एक्शन लेने के लिए कोई रूल बना होना चाहिए, नहीं बना होना चाहिए। अब हम क्या करें, हम अब ऊपर खड़ा होकर छत पर किसी को गाली देने लगे, किसी का नाम लेकर नहीं, गाली किसी के नाम लेकर नहीं, वैसे ही बड़बड़ा रहे हैं, हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों, आईपीसी में ऐसा कोई रूल नहीं है। हम पर कार्रवाई तभी हो सकती है हम कोई ऐसा ऑफेंस करें कि जो आईपीसी में नहीं हो, तभी हम पर कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी में हो तभी कार्रवाई हो सकती है। सॉरी, हम पर कार्रवाई कब हो सकती है, जब वो ऑफेंस किसमें हो, लेकिन आईपीसी जो बनाया है बहुत ही माइंड वाला बनाया है। दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं है जो इसी आईपीसी में नहीं हो। कितने अपराध लिखे गए हैं, 511 ऑफेंस है इसमें। तो इक्के दुक्के ऑफेंस है जो इसमें नहीं आते हैं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी हाई थी, नहीं थी, तो कुछ साइबर के क्राइम है जो इसमें, तो फिर हमारे जो लॉ के एडवाइजरी थे, इसमें क्या किए, कुछ नए कानून को अडॉप्ट करके साइबर क्राइम को भी इसी में अब जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नए आईपीसी को हम लोग देखते हैं। 307 क्या होता है दोस्तों, आईपीसी, यदि कोई आदमी किसी के ऊपर जान लेने की कोशिश से हमला करता है, उसकी जान लेने से, या ऐसा उस पर वार करता है, अटैक करता है जिससे उसकी जान जा सकती थी, उस मुकदमे में उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया जाता है, 307 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, 307। और क्या लगाया जाता है, फिर नेक्स्ट आईपीसी की बात करें तो 302 आईपीसी क्या है, तो यदि कोई पर्सन किसी का मर्डर कर दे, क्या कर दे, मर्डर, किसी भी तरीके से, वो फिजिकल तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से, मेंटल तरीके से, किसी भी तरह से यदि उसके मर्डर का ऑफेंस किसी को पाया जाता है तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा, 302। ये जरूरी नहीं है कि वो पकड़ के ही गोली मारेगा या गला दबाएगा तभी 302 लगेगा। और किसी भी कॉजेज से यदि वो किसी की मौत का कारण बनता है, एज लाइक एक लड़का है, एक लड़की को चीट कर देता है, वो जाकर जान दे देती है, उस समय भी उस लड़के पर कौन सा ऑफेंस लगेगा, 302, क्योंकि उसके चीट से उसको क्या किया, वो अपने जान दी। नेक्स्ट बात करते हैं 376। 300 ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या है दोस्तों, जब भी कोई फीमेल का रेप यदि कोई मेल कर देता है तो उसके ऊपर कौन सा आर्टिकल लगाया जाता, आईपीसी लगाया जाता है, 376 लगाया जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, आईपीसी। नेक्स्ट इसमें 376 में को थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया, थोड़ा सा 2014 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, 376A बनाया गया। क्या बनाया गया, ए बनाया गया। इसमें होता था क्या दोस्तों, हमारे आईपीसी में रेप की डिफिनेशन ये दिया गया है, ए मेल ऑपोजिशन टू रिलेशन बिटवीन फीमेल दैट नॉट प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है दोस्तों कि यदि कोई फीमेल है, मेल है, वो फीमेल के मर्जी के बिना उसे रिलेशन बना रहा है, किससे बना रहा है, उसके मर्जी के बिना, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रेप कहा जाएगा। अब एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ के वहाँ पर रेप लागू नहीं होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्यों, वहाँ पर वो कंडीशन है। तो इसमें क्या था, रेप की डिफिनेशन यही थी, उसके अपोजिशन में कोई बनाता है तो रिलेशन, तो उसको क्या कहा जाएगा। लेकिन इस रूल का बहुत सा मिसयूज होने लगा था। क्यों, जो कम उम्र की लड़कियां होती थी, 18 से कम उम्र की लड़कियां होती थी, लोग लड़के लुच्चे अननोन पर्सन होते थे, उन्हें बहला फुसला कर क्या कर लेते थे, उनसे रिलेशन बना लेते थे। जब कार्रवाई होती थी तो कहते थे इसकी हमने अपोज में नहीं किया, हमने अपोज में, इसका भाई भी साथ है, ये भी अपनी हाँ दी थी, तभी बात आगे बढ़ी थी।
तो इस तरह से वो क्या हो जाते थे, बच जाते थे। क्या हो जाते थे, बच जाते थे। बाद में लड़कियां पछताती थी, क्यों? क्योंकि ये रूल ही कहता था अपोजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस तो निर्भया हत्याकांड में क्या हुआ था, निर्भया कम उम्र की बच्ची थी, 14 साल की लड़की थी, बला फुसला कर 3-4 लोगों ने क्या कर दिया था, उसका रेप किया था। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और 2014 में कौन सा कानून पास कर दिया, 326A, जिसे क्या कहते हैं, पोक्सो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोक्सो। पोक्सो, मोक्सो नहीं, पोक्सो। पोक्सो ये 326A है। ये पोक्सो क्या कहता है दोस्तों, यदि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, लड़की की उम्र 18 साल से, आप उसके अपोजिशन से रिलेशन बनाएं या विदाउट अपोजिशन से बनाएं, आप रेपिस्ट हैं, आप रेपिस्ट हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, 376A है, 376। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 370। हम कोई भी अननेचुरल काम करते हैं, क्या करते हैं? अननेचुरल काम, मतलब जो नेचुरली नहीं है। नेचुरली हम बिना कपड़े के नंगे घूमने लगे लोगों के सामने, पकड़ के 370 लगा देगा। क्यों? नेचुरली ये नहीं है। कोई लड़का चल रहा है, कपड़े फाड़ के रोड पर नंगे कर दिए उसको, 10 लोगों के सामने वो नंगा हो गया, तो कौन सा IPC लगेगा हम पर? कहीं पर मूर्ति रखा हुआ है, जाकर थूक दे उस पर, जाकर लात से मारे, तो कौन सा IPC लगेगा? 327। अब अगर कोई पर्सन है एक बी का, वो रेप करता है तो सिर्फ 376 लगेगा। क्या लगेगा? 376। लेकिन अगर वो गैंग रेप कर देता है, 4 लोगों को और बुला देता है, तो एक आर्टिकल और जो जाएगा, 377 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्योंकि वो अननेचुरली काम किया। क्या किया वो? तो 377 भी हम लोगों ने क्या किया, समझा। नेक्स्ट बात करते हैं 396। 396 क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग कोई रॉबरी करते हैं, क्या करते हैं? रॉबरी करते हैं, तो वहाँ पर IPC 420 लगता है। हम किसी के घर गए और सामान चुरा कर भाग गए, सामान चुरा कर भाग गए या फिर पकड़े जाएंगे, तो कौन सा IPC लगेगा? 420 लगेगा। क्या कहेगा? नहीं, लोग कहता है 420 है, कहा तुम बोलते सुनना नहीं सुनते हो, मतलब सामान चुराने वाले। लेकिन अब किसी के घर में सामान चुराए गए और वो हमें पकड़ लिया, हमने उसको जान से मार दिया, हमने उसको जान से मार दिया, तो वहाँ पर 302 नहीं लगेगा, वहाँ पर 302 नहीं लगेगा, वहाँ पर 420 और 302 को मिलाकर क्या बना दिया गया है? 396 बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? रॉबरी टू मर्डर। चोरी करने के दौरान यदि मर्डर हो जाता है, चोरी करने के दौरान यदि, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? 396 लगाया जाएगा। 120 में क्या लगाया जाता है दोस्तों? चीट करना। यदि किसी को कोई किसी भी तरीके से धोखा देता है, या कोई प्रोफेशन में धोखा देता है, कोई बिजनेस में धोखा देता है, या किसी रिलेशन में, यानी किसी भी जगह में धोखा देता है, वो एक लड़का है, वो अपने पापा जी को धोखा दे रहा है, वो भी जाके इस पर क्या कर सकता है? अटेम्प्ट टू केस कर सकता है। क्योंकि IPC बनाया ही किसके लिए गया है? चीटिंग के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? चीटिंग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 365। 365 ये किसके क्या है? किडनैपिंग। क्या है? किसी भी आदमी को उसके मर्जी के बिना यदि उसको कहीं पर ले आकर बंद कर देते हैं या किडनैप कर लेते हैं, तो कौन सा IPC लगता है? 365 लगता है। और एक IPC होता है 201। डिलीट एविडेंस, सबूत को मिटा देना, सबूत को मिटा देना। जैसे कोई किसी का मर्डर किया, जो जिस बंदूक से मर्डर किया था, उस बंदूक को क्या कर दे? फेंक दे। यहाँ पे ब्लड गिरा था, ब्लड को क्या कर दे? साफ कर दे। तो हमने सबूत को, एविडेंस को क्या किया है? मिटाया है। तो उसमें भी हम क्या हो जाएंगे? ऑफेंसर हो जाएंगे और हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो उस पर कौन सी IPC लगती है? 201। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड, टर्मिनल क्लासेज। स्वागत है आपका टर्मिनल क्लास में। मैं सागर कुमार, टीचर ऑफ GS एंड साइंस। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 टॉपिक आए थे, IPC, CRPC और CPC, उसमें IPC और CPC को देख लिया था। अब हम किसको देखेंगे दोस्तों? CRPC को। किसको देखेंगे? CRPC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। ये क्या होता है? CRPC दोस्तों। तो हम भी जो भी ऑफेंस करते हैं, जो भी अपराध करते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको किस में देखते हैं? CPC में देखते हैं। किस में देखते हैं? CPC में। उसकी सारी कार्रवाई सुनवाई किस में होती है? CPC में होती है। और उसमें क्या होती है? कभी भी जेल नहीं होती है। जब हम फाइन नहीं भर पाते तो उस कंडीशन में हमारे को जेल होती है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों CRPC की। किसकी बात करते हैं? इसमें उन ऑफेंस को देखा जाता है जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं।
हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो समझते हैं दोस्तों कि जब भी हम कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, जब भी हम कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो क्या होता है, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, क्या करते हैं? तो जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ रहेगा वो पुलिस में जाके एक एफआईआर लिखाएगा। वो पुलिस में जाके क्या लिखाएगा? एक एफआईआर लिखाने के बाद से जो पहला काम होता है, पुलिस क्या करती है? कस्टडी में लेना शुरू करती है। क्या करती है? कस्टडी में लेना शुरू करती है। तो कस्टडी में क्या करती है? सबसे पहले इंट्रोगेशन करती है। क्या करती है? जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का, या कुछ घर जला दिया, कोई रेप कर दिया, तो वो जाके पहले तो पुलिस क्या करेगी? कस्टडी में लेना शुरू करेगी, इंट्रोगेशन शुरू करेगी, खोजबीन शुरू करेगी, पता करना शुरू करती है। इंट्रोगेशन करने के बाद कुछ लोगों को क्या करती है? वो कुछ लोगों को कस्टडी में लेगी। जनरली कस्टडी क्या होता है दोस्तों? किसी भी आदमी को, किसी भी जो उस टॉपिक से रिलेटेड था, पुलिस को जिस पर भी शक होगी उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले सकती है। पुलिस अपने कस्टडी में 24 घंटों के लिए वो रखकर क्या कर सकती है? पूछताछ कर सकती है। पूछताछ करने के बाद से यदि उसको लगता है कि कुछ इनको रखना जरूरी है, या अगर किसी अपराधी को ही उसमें साबित हो जाएगा, पुलिस कस्टडी में ले गई, वहीं पर ऑफेंस साबित हो गया, तो वहीं से क्या कर देती है? अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट नहीं जाते हैं, अरेस्ट करती है। या इंट्रोगेशन के दौरान जो व्यक्ति पॉइंट आउट होता है, अब पुलिस क्या करती है? उनको अरेस्ट करना शुरू करती है। क्या करती है? तो सब डायरेक्ट कोई अरेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी पर जाकर एफआईआर करें और पुलिस आएगी तुरंत जेल में लेकर चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले पुलिस का कोई आदमी आएगा, या पुलिस खुद घर पे आती है इंट्रोगेट करने के लिए। अक्सर मामलों में क्या होता है? पुलिस खुद घर पे आती है इंट्रोगेट करने के लिए, या नहीं आना होता है तो पुलिस के कोई आदमी आता है, कहता है चलिए आपको थाना में बुलाया गया है। वहां पर जाने पर क्या होता है? थाना में बैठते हैं और पुलिस क्या करती है? इंट्रोगेट करती है, सवाल जवाब पूछती है। सवाल जवाब पूछने के बाद यदि हमारा ऑफेंस साबित होता है, या कुछ ऑफेंस का कुछ कंक्लूजन निकलने के बाद कुछ आदमी को या कुछ पर्सन को पॉइंट आउट किया जाता है। वहां से पुलिस क्या करती है? पॉइंट आउट करने के बाद से उन आदमी को क्या करती है? वो अरेस्ट करती है। क्या करती है? तो अरेस्ट करने के लिए सबसे पहला चीज किसकी जरूरत होती है? वारंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अब वारंट में भी दो चीज की होती है। वारंट में भी क्या होता है? अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, अगर कोई हम ऑफेंस किए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में वारंट की जरूरत नहीं होती है, और नॉन प्रिवेंटिव में वारंट की जरूरत होती है। अब ये प्रिवेंटिव और नॉन प्रिवेंटिव क्या है दोस्तों, बात करते हैं। तो बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस की, बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक लो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिस ऑफेंस को करने में, जिस अपराध को करने में किसी भी कागज की जरूरत नहीं होती है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। हम किसी का मर्डर कर दें, हम किसी का, तो क्या ये सिंपल कॉग्निजेबल ऑफेंस है? नहीं, ये हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हम एक किसी का चोरी कर दें, किसी का मारकर सर फाड़ दें, तो ये क्या है? सिंपल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जो सिंपल कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनको नॉन प्रिवेंटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनको प्रिवेंटिव कहा जाता है। तो जो नॉन प्रिवेंटिव होगा उसके लिए वारंट की जरूरत होती है। हम किसी के यहाँ चोरी करते हैं, किसी का मारकर हाथ तोड़ देते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं, तो पुलिस हमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वारंट लेकर आएगी तो भी हमें क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। क्यों? हमारा जो क्राइम है वो कौन सा क्राइम है? नॉन प्रिवेंटिव क्राइम है। हमें हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब हम किसी का घर जला दें, किसी का मर्डर कर दें, किसी का रेप कर दें, तो ये कैसे क्राइम है? हाईली कॉग्निजेबल क्राइम है। इसके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं। अब हम किसी का मर्डर कर दे, पुलिस आए तो कहें पुलिस से वारंट दिखाओ, अरे वारंट दिखाओ, मारेगी दो चम्मच, चल पहले गाड़ी में बैठ। मर्डर कर देता है, कहता है वारंट दिखाओ। ठीक है, तो छोटा मोटा गलती करेंगे तो पुलिस वारंट लेकर आती है, और बड़ा गलती करेंगे तो पुलिस कुछ नहीं लेकर जाएगी, डायरेक्ट उठा कर लेकर चली जाएगी, डायरेक्ट उठा कर लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वारंट में जब मिल जाता है तो पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। क्या करती है? अरेस्ट करने के बाद वो 24 घंटों के लिए थानों में रखती है।
24 घंटों के लिए पुलिस स्टेशन में रखेगी। पुलिस स्टेशन में का जो मैक्सिमम टाइमिंग बनाया गया है वो 24 घंटों के लिए क्यों बनाया गया है? क्योंकि पुलिस स्टेशन में खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। यदि कोई अपराधी हो पहले ही से 2 दिन से भूखा हो, 2 दिन लाकर और रख दिए, 4 दिन लाकर और रख दिए, पता लगा पुलिस स्टेशन में ही मर गया। इस बात का ध्यान रखते हुए जुडिशियल सिस्टम में क्या बनाया गया है? 24 घंटा से अधिक पुलिस जब किसी भी ऑफेंसर को यदि अरेस्ट कर लेती है तो विद इन 24 आवर उसे कहां पेश करना है? मजिस्ट्रेट के सामने। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। अब इसमें कुछ बात होती है दोस्तों, यदि इसमें कुछ रूल है, कोई आदमी है वो 24 घंटे, पुलिस उसे 24 घंटे से ज्यादा भी पुलिस स्टेशन में रख सकती है। कब? यदि बीच में जो छुट्टी का दिन आ गया। अब कोई पर्सन ए है, पुलिस इसे सैटरडे को अरेस्ट करती है। किस दिन को अरेस्ट करती है? सैटरडे को। तो 24 घंटे के अंदर भेजना है, यानी सैटरडे को शाम को अरेस्ट की है तो अकॉर्डिंग टू रूल संडे को शाम को इसे क्या मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन नहीं, ये मजिस्ट्रेट के सामने मंडे को शाम में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैटरडे को अरेस्ट हुआ है। इसका सेक्शन है। दूसरा सेक्शन, एक पर्सन है राम, जिसको मंडे को पुलिस ने अरेस्ट किया। मंडे को पुलिस को ने 12 घंटा राम को रखा। ट्यूसडे को सुबह 10 बजे लेकर मजिस्ट्रेट के सामने निकलना शुरू की। रास्ते में जाम लग गया, रास्ते में जाम लग गया तो शाम को पहुंची। तो रास्ते में आने जाने का समय और छुट्टी का समय इस 24 आवर में नहीं लिया जाता है। क्या किया जाता है? अगर इनके बावजूद कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंसर को 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाता है तो उसकी नौकरी खत्म। उसकी नौकरी, मजिस्ट्रेट को पावर है उसे उसके पोस्ट से सस्पेंड करने के लिए। तो इसीलिए जो भी ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं? विद 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंसर जाता है तो मजिस्ट्रेट उनकी बातें सुनता है और मजिस्ट्रेट क्या ऑफर देता है? लॉयर रखने का, अपने पसंद का वकील रखने का, कि भाई तुम केस में आए हो, तुम्हारे में गलती है। तब समझते हैं पुलिस किसी को, सबसे पहले कोई एक पर्सन ए है, समझते हैं कि ये प्रोसीजिंग कैसे होता है, बोर्ड पर देखेंगे। एक पर्सन है राम, एक पर्सन है राम, ये किसी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? सीता का इसने मर्डर कर दिया। राम ने सीता का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। अब सीता के जो फादर हैं जनक, वो क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन में जाएंगे और एक FIR लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? FIR लिखाएंगे। पुलिस जाएगी और क्या करेगी? इंट्रोगेट करेगी। क्या करेगी? लोगों से पूछताछ करेगी। तो लोग 10 लोग कहेंगे कि हाँ बात सही है, इसने सीता को मार दिया था, गर्दन काट के फेंक दिया उसका। तो पुलिस कहेगी बड़ा चट्टा था रे, गर्दन काट दिया, पकड़, कहाँ है रे? तो पकड़ेगा। तब ढूंढने के बाद जब पुलिस क्या करती है? राम को अरेस्ट कर लेती है। राम एक हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था, पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं है। अब राम को क्या करेगी? 24 घंटे के लिए जेल में रखेगी, पूछताछ करेगी और कौन सा IPC लगा देगी? 302 IPC के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रख देगी। कहेगी सर ये मर्डर किया था। तो कहते हर चुट्टा मर्डर किया था रे, चुट्टा कहेगा तुमने मर्डर कर दिया, डालो उसको अंदर। अब बोलेगा बोल मर्डर तो कर दिया है, वकील भी रखना चाहेगा। तो यदि पैसे वाला रहता है तो जो बढ़िया वकील होते हैं, मान लो अब राम थोड़ा सा पूरा पैसा वाला था, बोल दिया हाँ हम प्रशांत भूषण को वकील रखते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट उस वकील को क्या कर देता है? खुद अपॉइंट कर देता है कि फलने आदमी का तुम्हें केस लड़ना है। वकील एग्री दे देता है तो ठीक है केस लड़ेगा। लेकिन कोई गरीब आदमी है, कोई उसके पास केस लड़ने का पैसा ही नहीं हो, केस लड़ने का, सोचो अपराधियों को या किसी भी आदमी को कोर्ट कितना डिफेंड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना राइट देता है। कोई एक गरीब आदमी है उसको पुलिस पकड़ लेगी मर्डर केस में, उसको पुलिस किस में पकड़ ले गई? पुलिस ले जाएगी, जेल में रखेगी 12 घंटा 14 घंटा, 302 लगाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने लाकर रख देगी, मर्डर किया है। अरे मर्डर किया है तो कहेगा नहीं हुजूर हमने तो मर्डर किया ही नहीं है। नहीं किया तो किया, हम पकड़ के लाए तो हम कुछ नहीं जानते हैं, साबित हो करना है तो केस लड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? तो रखो वकील। तो मालिक गरीब बुर्बक आदमी है, एक बेरा का रोटी कैसे खा रहे हैं यही समझ में आ रहा है, हम वकील कहाँ से रखें? तो कहता है ठीक है हम ही खुद रख देते हैं। तो यदि वो पैसा देने का कैपेबल नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट वकील को रखा जाता है। क्या किसको रखा जाता है? सरकार खुद वकील अपॉइंट कर देती है। लेकिन जब चुट्टा होता है, बढ़िया से केस लड़ता नहीं है, ये जानबूझ के केस हार जाता है। सब जानबूझ के सवा क्यों? जो पैसे वाली अपोजिशन पार्टी होती है इन गवर्नमेंट वकीलों को क्या कर देती है? पैसा खिला देती है, तुम जाके केस हार जाना, तुम जाके केस। तो यहाँ तक का प्रोसीजिंग समझ लिए, यहाँ तक का प्रोसीजिंग कि जब इनको वकील अपॉइंट कर दिया जाता है, वकील। लेकिन एक कहानी और आती है
जुडिशियल कस्टडी की और पुलिस रिमांड की, ये है क्या दोस्तों, समझते हैं। तो जब पुलिस किसी ऑफेंसर को पकड़ती है, पुलिस किसी ऑफेंसर को, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया गया है तो विद इन 24 आवर उसको क्या कर देना है, मजिस्ट्रेट के सामने ले आकर रख देना है। तो अब बता कि किसके 24 आवर में ये किस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में था। किसके कस्टडी में था, जब ये मजिस्ट्रेट को दे देता है तो मजिस्ट्रेट के पास चले जाने के बाद 24 घंटे के बाद कोई भी ऑफेंसर हो, 24 घंटे तक अगर पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने से 24 घंटे तक उसके पास वो पुलिस कस्टडी में रहता है। किसके कस्टडी में रहता है, 24 घंटे पूरा होने के बाद ही पुलिस की कस्टडी खत्म हो जाती है और किसकी कस्टडी शुरू हो जाती है, जुडिशियल कस्टडी शुरू हो जाती है। किसी कस्टडी शुरू हो जाती है, क्यों, जज जानता है पुलिस स्टेशन में खाने पीने कुछ है नहीं, मर हो जाएगा, बेकार में टेंशन हो जाएगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, देखता सुनता क्या किया है, चोरी किया है, हाँ डाल दो अंदर, डाल दो जेल में। जेल किसके अंडर रहता है, ना ही एसपी के, ना ही डीएसपी के, ना ही डीएम के, जेल मजिस्ट्रेट के अंडर में रहता है। जेल में कौन ढुकेगा, कौन निकलेगा, ये सब कौन डिफाइन करता है, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मोहर मार देगा, बेल कर देगा तो तुम्हारा बाहर आओगे जेल से, अगर लगा दिया ये धारा ये डाल दो अंदर तो तुम जेल में चले जाओगे। तो 24 घंटे के बाद से किसकी कस्टडी शुरू हो जाती है, जुडिशियल कस्टडी शुरू हो जाती है, उसको जेल में रख दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऑफेंसर है, अगर कोई वो हाईली ऑफेंस किया है, वो अब एक आदमी है वो किसी के दरोगा को ही गोली मार दिया या किसी चेयरमैन को गोली मार दिया, हाईली प्रोफाइल आदमी था, तो क्या पुलिस 24 घंटे में पता कर लेगी कैसे मारा, किसने मारा, खोजबीन 24 घंटे में तो पुलिस ढूंढने में ही रह जाती है और ले जाने और चार्जशीट बनाने में ही सारा टाइम लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, सारा टाइम लॉस हो जाता है। तो पुलिस क्या करती है, जब वो जेल में चला जाता है, जब वो जेल में 2-3 दिन रख लेता है, थोड़ा सा आराम कर लेता है, तो पुलिस फुल ये जो कोर्ट मजिस्ट्रेट होता है इसका चार्जशीट फिर पुलिस को भेजता है। फिर किसको भेजता है, पुलिस को चार्जशीट भेजता है और कहता है पुलिस खोजबीन करो, इसका इस मर्डर का पता लगाओ, इंट्रोगेट करो। तो पुलिस आता है, दरोगा आता है, मजिस्ट्रेट को बोलेगा जय हिंद सर, जय हिंद। तो सर आप जो चार्जशीटवा दिए थे तो किसमें क्या खोजबीन करें, वो मर्डर किया है, अब हम कहीं जा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट मिलाना है, कुछ गवाह हमको मिले हैं, वो इसको दिखाएंगे ले लाएगा तबे न कि यह आदमी था जो गोली मारा था। अब जो बंदूकवा था आप तो डाल दिए हैं जेल में, आप तो डाल दिए हैं जेल में, हम कहाँ से मिलाएंगे, अब बार बार दौड़ के हम जेल में आएंगे कि तुम दिखाओ भाई तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट है का, गवाह को लेकर जेल में आएंगे, देखो यह मारा था का गोलियां। तो इतना झमेले से बचने के लिए मजिस्ट्रेट क्या कहता है, ठीक है ले जाओ। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ रिमांड वर्ड का यूज किया गया है, किसका वर्ड का, रिमांड क्या और डिमांड क्या होता है। देखो इसके पास ये बोतल है, इसके पास ये बोतल इसका है, हमने इसको नहीं दिया है, हमने इसको नहीं। तो हम इससे बोतल मांगेंगे तो ये हमारा क्या है, डिमांड है, क्या है डिमांड। लेकिन ये बोतल पहले हमारे पास था, ये बोतल पहले हमने इस बोतल को उठा के लाया और इस बोतल को दे दिया, इस बोतल को दे दिया और फिर इस बोतल को ले रहे हैं, फिर इस बोतल को यानी अपना ही चीज हम ले रहे हैं, तो क्या होता है, रिमांड होता है। क्या होता है, तो पुलिस जो ऑफेंसर था, अपराधी था, इसको जज पकड़ा था, मजिस्ट्रेट पकड़ा था, नहीं पकड़ा था पुलिस ने, लेकिन नौकरियां बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, 24 घंटा के अंदर देना पड़ता है। तो ये बोलता है कि अगर 24 घंटा में नहीं देते तो आप तो नौकरियां खा जाते, तो दीजिए उसको। तो पुलिस क्या करती है, रिमांड में मांगती है, क्या करती है, रिमांड। मैक्सिमली रिमांड होता है, जनरल रिमांड जो पुलिस होता है 15 दिन के लिए, मजिस्ट्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल होता है वो 15 दिन का होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट सब करते क्या है, 14 दिन का रिमांड देते हैं। कितने दिन का रिमांड देते हैं, मजिस्ट्रेट एक लेटर पे साइन कर देगा, वो दरोगा का लेकर जाएगा और वो मुहर मार देगा, वो जेल में लेके जाएगा, जेलर के पास कहेगा फलना नाम का कैदी है, इतना नंबर आईपीसी लगाया गया है, इसको बाहर निकालो। अब इसको हम लोग किस में लेकर जाएंगे, पुलिस रिमांड में। अब वो जुडिशियल, जान दो कोई भी क्रिमिनल होता है वो पुलिस से क्यों बचना चाहता है, क्योंकि जेल बहुत आराम की चीज होती है, जेल में ना मारा जाता है ना पीटा जाता है, जितनी थुराई और कुचाई होती है ना पुलिस रिमांड में होती है। किसमें होती है, क्यों, पुलिस 2 दिन के बाद 3 दिन बाद होता है, जब पुलिस ले आता है रिमांड में तो पहले तो लाएगा सब थाना में और बढ़िया से बांधेगा सब, अब मजे का एकदम सर पेक्षा लगा के धोएगा सब पहले कि बताओ क्यों मारा था, चट्टा मर्डर करता है तुम, रेप करता है। तो 14 दिन के लिए क्या करता है, ले आकर खूब बढ़िया से कूट पूट के 14 दिन के बाद क्या करता है, यदि जानकारी उगलवा लेता है, सर जानकारी पहले कहेगा मर्डर किया था, नहीं सर हम मर्डर नहीं किए थे सर,
तो कहेगा बांध इसको पहले, और बांध के ले धमाधम ले डंडा डांडे पिटाई शुरू करेगा। तो अब कहेगा हाँ मर्डर किए थे, सरकार लिया रे मर्डर, हाँ तो लाओ रे कागज लाओ, तुरंत साइन मोहर करा लेता है सब, और सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया, उसमें साफ लिखा जाता है कि मैं बिना किसी दबाव का ये कबूल करता हूँ कि मैंने मर्डर किया था। वरना कोई ऑफेंसर कहेगा कि हमने मर्डर किया है, सब कहेंगे हमने नहीं किया है, लेकिन इतना धवाई शुरू कर देते हैं सब कि क्या हो जाता है, सकारना पड़ता है, क्योंकि सबूत उसके साथ में खिलाफ रहता है, पहले वो सबूत सब लाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है क्या, पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड में जब वो क्या करता है, ऑफेंसर अपना ऑफेंस कबूल लिया, ऑफेंसर अपना ऑफेंस कबूल लिया, तो फिर इसके पास पुलिस हाँ ये सकार लिया है, तो मजिस्ट्रेट कार्य चट्टा मर्डर किया था, तो हाँ गलती से कर दिया था, गलती से कर दिया, गलती फिर नहीं मानते हम, तुमने सकारा, तुमने मर्डर किया, सबूत बता रहा है तुमने मर्डर किया, चल दफा 302 के तहत तुमको फांसी दी जाता है, इस तारीख को झूल जाना। कोई चोरी किया था रे, तो चोरी किए थे, चल 420 के तहत तुम जाओ 6 साल के लिए जेल, 376 किया है, चल उम्र कैद, रेप, फांसी। ऐसा सब प्रोसीजिंग होता है, क्या होता है। लेकिन पुलिस रिमांड कब होती है, ध्यान दो, पुलिस रिमांड केवल प्रिवेंटिव में होगा, किसमें होगा, प्रिवेंटिव में, यानी हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगा, किसमें होगा, हाईली। अब एक लड़का है श्याम, उसने क्या किया, राम का सर लाठी से फोड़ दिया, राम का सर लाठी से फोड़ दिया, तो श्याम कहाँ जाएगा, पुलिस में, कहाँ जाएगा, पुलिस में, और जाकर एक 307 का आईपीसी लगा देगा, हाफ मर्डर में चला जाएगा। पुलिस राम को पकड़ ली, पुलिस राम को पकड़ ली, तो क्या करेगी, वारंट की जरूरत नहीं है, नॉन प्रिवेंटिव है, बिना वारंट की जरूरत है, इसमें वारंट की जरूरत है, वारंट दिखाकर राम को अरेस्ट कर ली, 24 घंटे के बाद क्या दे दी, मजिस्ट्रेट को ला कर दे दी, मजिस्ट्रेट इसको जेल में डाल दिया, मजिस्ट्रेट इसको डाल दिया, क्यों, अब जिस लाठी से श्याम का सर पूरा था, श्याम उस लाठी को दिखाया, सरकार ये लठिया से मारकर फोड़ा है, ये हमारा ही सर फोड़ा है, यही फोड़ा है, तो मजिस्ट्रेट सीधे कहाँ भेज देगी, अब जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस कहेगा हुजूर जय हिंद, बोलो क्या बात है, तो सर जो कल राम को लाए थे नो, थोड़ा उसको जुडिशियल कस्टडी में हमको पुलिस रिमांड में लेना है, किस में लेना है, तो मजिस्ट्रेट कहेगा अरे बकलोल है का तुम, लोल कहीं का, जिस लाठी से सर फोड़ा था वो लठियों मिल गया है, जिसका सर फूटा है वो मिल गया है, जो फोड़ा है वो मिल गया है, तो ढूंढेगा कौन चीज तुम, बकलोल, हम नहीं जानते हैं, तुम ले आकर थाना में कुचाई करेगा इसका। तो यहाँ पर पुलिस रिमांड में मजिस्ट्रेट नहीं देगा क्योंकि जानता है ले जाकर एकदम मजे में धोएगा सब इसको। तो पुलिस रिमांड में कब आदमी जाता है, जब हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ मत करना सब, ठीक है, हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी का मर्डर करना बड़ा मजे में धोएगा सब, सर फोड़ तो चल जाएगा, क्यों, पुलिस रिमांड में नहीं जाओगे, पुलिस रिमांड में। और ध्यान दो जो 24 आवर का इंट्रोगेशन होता है ना, इसमें पुलिस एक हाथ नहीं मारती है, इसमें पुलिस एक हाथ थप्पड़ से भी नहीं मारती है, क्यों, जब मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे ना तो मजिस्ट्रेट पहला ही सवाल करता है आपको पीटा तो नहीं गया है, पीटा तो नहीं गया, तो तुरंत आप कहते हैं सर नहीं मारा है, वरना अगर कह दीजिए कि सर मारा है तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वो सब पहले ही सकवा लेता है, तुमको पकड़ के लाए हैं, आराम से थाना में बैठाए, पूछताछ किए, मारे नहीं ना तुमको, तो ना सर, तो वहाँ नहीं कहना कि मत मारे, सब रिकॉर्ड कर लेता है सब। लेकिन जब पुलिस रिमांड में लेता है सब, तो मजिस्ट्रेट खुद लिख कर दे देता है डिग्री लगा के कि नहीं सकारेगा तो मजे में धोना सब इसको, तब तो ले दनादन दे दनादन बैटिंग करेगा ये सब। तो ये हुआ क्रिमिनल प्रोसीजिंग का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो पुलिस रिमांड में क्या होता है, धोवाई होती है बढ़िया से। तो पुलिस रिमांड कब दिया जाता है, जब हाईली कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो जनरली पुलिस रिमांड कितने दिनों की होती है, 15 दिनों की होती है, जैसे हम, लेकिन दिया कितना दिनों का जाता है, 14 दिनों का। और कुछ कुछ स्पेशल स्टेट है, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करें, क्या किस की बात करें, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अपना एक स्पेशल पुलिस रिमांड बनाया है। महाराष्ट्र जो पुलिस होती है वो क्या किया है, अपना स्पेशल पुलिस रिमांड बनाया है, जिसे क्या कहा जाता है, मकोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकोका। मकोका क्या है, एक पुलिस रिमांड है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र पुलिस किसी आदमी को पुलिस रिमांड में कितना दिन तक रख सकती है, 1 साल, यानी 1 साल तक धोएगा सब एकदम गर्म पानी कर करके। कितना दिन तक रख सकता है महाराष्ट्र पुलिस, 1 साल तक रह सकता है। ऐसे ही तमिलनाडु पुलिस रासुका बनाई है, वो कितना दिन तक धो सकता है, 6 महीना धोएगा सब। इसीलिए महाराष्ट्र की पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस क्या होती है, लोग डरते हैं उनसे, क्यों, क्योंकि कुछ सिस्टम नहीं है। एक बार पुलिस रिमांड में ले लिया सबनू तो धोकर बर्बाद कर देगा सब पूरा। महाराष्ट्र में बहुत
क्योंकि वहाँ ज़रूरी था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।